हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आप लोग अपने बुक और पेन के साथ बैठे ताकि हम कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करवाएं उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप बुक और पेन के साथ बैठिए। आज का जो हमारा बेसिकली लेक्चर है वो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो क्या बताया था अपने लॉ में, उसको हम लोग आज डिस्कशन करेंगे अबाउट कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, इक्वेशन की बात करें, तो उसने बताया था कि मान लेते कि हमारे पास दो पॉइंट चार्ज थे। कैसे पॉइंट थे? दो पॉइंट चार्ज थे। और ये दोनों पॉइंट चार्ज कैसे थे? स्टेशनरी पॉइंट चार्ज थे, यानी कि दोनों के दोनों चार्ज रेस्ट में होंगे, यानी कि स्टेशनरी चार्ज होंगे। और स्टेशनरी साथ साथ क्या होंगे? पॉइंट चार्ज होंगे। पॉइंट चार्ज तो हैं, लेकिन पॉइंट चार्ज के साथ साथ वो रेस्ट के कंडीशन में, यानी कि दोनों चार्ज कैसे हैं? स्टेशनरी हैं। इन दोनों के बीच हमने मान लिया डिस्टेंस कितना है? r है। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है कितना मान लेते हैं? r है। तो कूलॉम्स लॉ ने बताया था कि जो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और उसने भी ये भी बताया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके? r के स्क्वायर के। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हुआ। जब इन दोनों इक्वेशन को उसने कंबाइन किया तो उसने पाया कि Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था दो चार्जेज के बीच में जो एक r डिस्टेंस पर रखे थे। कितने डिस्टेंस पर रखे थे? r डिस्टेंस पर। दो पॉइंट चार्ज से जो r डिस्टेंस पर रखे थे उनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था ना, वो था Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। अगर हम लोग k की बात करें यहाँ पे, तो k जो वैल्यू था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जिसमें इसकी वैल्यू आती है k की 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसमें जब एप्सिलॉन नॉट की बात आती है 1/4 पाई 9 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम्ब का स्क्वायर, ठीक है। इसमें एक टर्म आया, वो था हमारा टर्म एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कूलॉम्स लॉ ने अपने फार्मूले में F = K Q1 Q2 अपन r स्क्वायर बताया, जिसमें K की कांस्टेंट वैल्यू था। इस K को हम लोग कहते हैं कूलम्बिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कूलम्बिक कांस्टेंट। कूलम्बिक कांस्टेंट। अगर हम लोग बात करें एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट की बात करें, आज हम लोग बेसिकली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के ही बारे में स्टडी करेंगे कि टर्म कहाँ से आया, एप्सिलॉन नॉट एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक नोट करने की पॉइंट की बात है, नोट पॉइंट, कि हमारा जो k का वैल्यू होता है ना, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। k की जो हमारी वैल्यू है ये तो इतना होती है, लेकिन k की वैल्यू जो है, k की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसके बेस पर आप पूछेंगे सर कि k की वैल्यू कब 1 होगी और कब जो है ग्रेटर देन 1 होगी। जब k की वैल्यू 1 होगी उस समय क्या होगा, और जब k की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगी उस समय क्या होगा। तो ये जो कूलम्बिक फोर्स होता है ये हर जगह सेम वैलिड नहीं होता है।
जो हमारा कूलम्बिक फोर्स है वो हर जगह वैलिड नहीं होता। अगर इसको मीडियम में रखें तो कूलम्बिक फोर्स कुछ और होगा। कूलम्बिक फोर्स का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि जब दो चार्ज रेस्ट में हो और उनके बीच लगने वाला फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बेसिकली हम अगर k की बात करिए तो ये ग्रेटर देन 1 हो सकता है या 1 के बराबर हो सकता है। अब कोई पूछेगा कि सर k की वैल्यू कब 1 होगी और कब ग्रेटर देन 1 होगी, तो इनके हमारे पास कंडीशन है कि जब मीडियम में रखेंगे उस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा और जब एयर में रखेंगे उस समय क्या होगा। एयर को छोड़कर अगर हम किसी और मटेरियल में लगते हैं, किसी और मटेरियल को रखते हैं तो उस समय जो हमारा क्या कहलाता है, k की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होती है। 1 उस समय होगी जब दोनों चार्जेज के बीच क्या हो, एयर हो। और ग्रेटर देन 1 कब होगी, एयर को छोड़कर कोई भी मटेरियल हो उसका जो k की वैल्यू होता है वो होता है ग्रेटर देन 1। तो एक एक का हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसको थोड़ा सा वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की। किसके, एप्सिलॉन नॉट। ये टर्म जो आया है इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम इसकी बात करें, अगर नोट करके रखिएगा कि हमारा जो k की वैल्यू है वो या तो ग्रेटर होगा या इक्वल टू 1 होगा। इसके बेस पे हम लोग दो टर्म डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो फॉर k की वैल्यू जब 1 होगा तो ऑब्जेक्ट किस में होगा, इन एयर में। अगर हम एयर के लिए बात करें, एयर में जब दोनों चार्जेस को हम एयर में रखते हैं, जब दोनों चार्ज को हम लोग किस में रखते हैं, एयर में रखते हैं, तब उस समय कूलम्बिक फोर्स कितना लगेगा उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, एयर में जब रखेंगे तो हमारा कूलम्बिक फोर्स क्या कहता है, k q1 q2 अपान में r स्क्वायर, यानी एफसी जो हमारा मिलेगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपान में r का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब हम इन एयर की बात करें तो k की वैल्यू जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपान में r स्क्वायर। ये जब एयर के लिए एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट। अगर हम मीडियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मीडियम की। अगर मीडियम में हम लोग कूलम्बिक फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये हो जाएगा कितना, k q1 q2 अपान में r स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखने को मिले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन m यहाँ ले दें, क्योंकि मीडियम के हम लोग टर्म में बात कर रहे हैं। q1 q2 अपान r स्क्वायर हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। हमने क्या माना कि जब एफसी था तो k q1 q2 अपान r स्क्वायर, और इन एयर के लिए हमने एप्सिलॉन नॉट रखा और मीडियम के लिए हमने एप्सिलॉन मीडियम रखा। क्या किया, एप्सिलॉन मीडियम रखा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं, अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करें तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, ये जो है इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1/4 पाई इससे कैंसिल हो जाएगा, और एप्सिलॉन m ऊपर चला जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, अगर इसको हम लोग मीडियम की बात करते हैं, और इसको हम कैसे बात कर रहे थे, तो इसमें हो जाएगा मीडियम के लिए, और ये जो हमारा हो जाएगा फोर्स वो किसके लिए था, एयर के लिए था। ये हमारा फोर्स एयर के लिए था और ये हमारा फोर्स जो है मीडियम के लिए था। अगर हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट को, तो एफ एयर अपान एफ मीडियम की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन नॉट। एफ एयर में एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है।
तो हम एयर और मीडियम में जब फोर्स रखा तो एप्सिलॉन एम अपन एप्सिलॉन नॉट देखने को मिला, ठीक है। और इसी जो पार्टिकुलर टर्म है ना, ये जो हमारा पार्टिकुलर टर्म एप्सिलॉन एम अपन एप्सिलॉन नॉट है, इसी को हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इसको कहते हैं के। और ये जो हमारा के यहाँ पे मिला, इस के को हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हम लोग बात करें इस पार्टिकुलर टर्म की एप्सिलॉन एम अपन एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन आर। और इसी एप्सिलॉन आर को हम लोग कहते हैं के, और के कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सर हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? समझाने का हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जब एयर में रखा तो ये सी कितना आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई, और एयर के लिए हमने रखा एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, और मीडियम के लिए हमने रख दिया एप्सिलॉन एम, और सब टर्म वही था, बस केवल एप्सिलॉन गया एप्सिलॉन एम आ गया। Q1 से Q1 कैंसिल हो गया, इससे इसे कहेंगे, और ये टर्म ऊपर चला गया तो एप्सिलॉन एम अपन एप्सिलॉन नॉट आ गया। और इसी पार्टिकुलर टर्म को हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन आर या के, और इस के को हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको वीडियो को स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे कुछ और बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसको हम लोग इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एप्सिलॉन आर और के की बात करते हैं हम लोग। अगर यहाँ से इक्वेशन हम लोग लिखने का प्रयास करें, देखिए ध्यान से, इक्वेशन हमारा था एफ एयर अपान एफ मीडियम की बात करें हम लोग तो हमारा टर्म था एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन नॉट, और इसको हमने कहा कि एप्सिलॉन आर के बराबर है, या इसको हम लोग कह सकते हैं क्या के यहाँ से कंफ्यूजन मत हो जाएगा। के जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस टर्म को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन एम अपन एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? एफ एयर अपान में एफ मीडियम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? के। क्या लिख सकते हैं? के। अगर हम लोग एफ एयर अपान एफ मीडियम को क्या लिख सकते हैं? के, क्योंकि सारे टर्म बराबर हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं एप्सिलॉन और या के। तो ये पूरा टर्म देखने को मिल रहा है कि क्या है? बराबर है। तो एप्सिलॉन एफ एयर फोर्स इन एयर अपान फोर्स इन मीडियम किसके बराबर हो गया? के बराबर। अब यहाँ से अगर हम इक्वेशन को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि फोर्स इन मीडियम इजकल टू फोर्स इन एयर अपान में के। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? इस इक्वेशन को एफ मीडियम इजकल टू एफ एयर अपान में के, ठीक है। तो यहां से टर्म अगर हम लोग देखें, हमें टर्म क्या बता रहा है, थोड़ा ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिएगा। बहुत ही मजेदार कंसेप्ट हम देने जा रहे हैं आप लोगों को। यह के दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, या तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए या इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाए। तो के की जगह पे अगर हम लोग 1 रखते हैं, के इजकल टू 1, तो क्या देखने को मिला है कि जो मीडियम में फोर्स है, जो मीडियम में फोर्स है वो किसके बराबर हो गया? एयर के फोर्स के बराबर। किसके बराबर हो गया? एयर के फोर्स के बराबर। जब हम के की वैल्यू 1 रखे तो जो मीडियम में लगने वाला फोर्स था वो एयर में लगने वाले फोर्स से क्या थे? बराबर थे। जब दो चार्ज को हमने रखा मीडियम में और जब दो चार्ज को रखा एयर में, उस समय दोनों इक्वल थे। कब? जब के की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। गॉट इट? ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे कंसेप्ट की बात करें, ये हमारा के की वैल्यू कितना था? 1 था। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तब हम लोग को इसका अगला पॉइंट समझाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।
ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट। हमने एयर और मीडियम को दोनों का फोर्स डिवाइड किया, जो दोनों के बराबर थे तो के बराबर किया, और एफएम को हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स इन मीडियम एफ एयर अपान में के, और जब के की वैल्यू हमने 1 रखा तो मीडियम और एयर में फोर्स लगने वाला क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं और हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। ठीक है, अगर यहीं से समझे हम इस पॉइंट को लेके, अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए क्या, 1 हो जाए, क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए। अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए के की वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा, अगर देखिए यहाँ के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, यानी 1 से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। तो जब 1 से बड़ी हो जाएगी तो मान लेते हैं अगर के की वैल्यू 2 ले लेते हैं, कितना लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फोर्स इन मीडियम इजकल टू एफ एयर अपान में 2। यानी कंसेप्ट क्या समझा रहा है कि जो मीडियम में लगने वाला फोर्स है वो 2 टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज हो गया। देखिए जब मैंने के की वैल्यू 2 लिया तो एफ एयर अपान 2 हो गया, यानी कि जो फोर्स मीडियम में लगने वाला जो फोर्स था वो 2 टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। यानी अगर यहाँ से कंसेप्ट हम लोग निकाले हैं क्या, कि फोर्स इन मीडियम में अगर के की वैल्यू कुछ 2 लिख दे, 3 लिख दे, तो क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एयर में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या है, मीडियम के फोर्स से ग्रेटर हो गया। जब के की वैल्यू 1 से ग्रेटर रखा तो फैक्टर क्या कर दिया, इसको मीडियम में लगने वाले फोर्स को डिक्रीज कर दिया, यानी कि फोर्स में एयर में जो लगने वाला फोर्स था वो के टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और मीडियम में लगने वाला जो फोर्स था वो के टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब 2 पॉइंट चार्ज, स्टेशनरी जो पॉइंट चार्ज है, जब उनको हमने मीडियम में रखा और एयर में, तो एयर में लगने वाला फोर्स जो है मीडियम के फोर्स से क्या है, ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आज का यही था कि मीडियम में जो लगने वाला फोर्स था वो एयर के फोर्स से क्या है, कम है। ठीक है, अब ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये था, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए, इरेज कर दे। ठीक है, अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिखें इसको, कि जो मीडियम में लगने वाला फोर्स है, क्या लिखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, between 2 stationary point charge, between 2 stationary point charge is, जब दोनों लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्मॉलर इन मीडियम, स्मॉलर इन मीडियम एंड ग्रेटर इन एयर। मीडियम में स्मॉल होगा लेकिन ग्रेट एयर में क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। दैट इज, इसको क्या लिख सकते हैं कि फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम ग्रेटर देन, अरे सॉरी लेस देन फोर्स इन एयर। यानी मीडियम में जो लगने वाला फोर्स है वो किस फोर्स से कम है, एयर के फोर्स से कम है। तो ये पॉइंट था, तो आप इसको क्या करिए, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे की पॉइंट की बात करते हैं। ये तो पहला कंसेप्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, जो कूलॉम्स लॉ ने हमें बताया। अब हम बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की, कि दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है। दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि अगर ध्यान से इस फिगर को देखें, ये मान लेते हैं ये Q1 है और ये Q2 है। ठीक है, अगर इस फिगर को हम लोग देखें Q1 और Q2 को,
तो इनके बीच फोर्स लगेगा। मान लेते हैं अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हों, दोनों चार्ज किस नेचर के हों? सेम नेचर, यानी कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हों। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हों तो ये Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगाएगा किधर? आउटवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? जब Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो इसको लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यानी जो फोर्स सेकेंड चार्ज पे लग रहा है, जो सेकेंड चार्ज पे फोर्स लग रहा है फर्स्ट की वजह से, वो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और अगर इधर देखें तो Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगाएगा तो उसको लिख सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे को अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपोजिट फोर्स। Q1 Q2 पे लगा रहा है और Q2 Q1 पे लगा रहा है फोर्स। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो फोर्स है ना, Q1 जो है Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है, इस लाइन के लॉन्ग ही फोर्स लगाएगा। इस लाइन के जो डायरेक्शन है, इसी लाइन के डायरेक्शन के लॉन्ग फोर्स लगाएंगे दोनों चार्ज। क्या होंगे? दोनों चार्ज जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा, इस लाइन के लॉन्ग ही लगेगा। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट हमें क्या मिलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स along the line joining between two charges the electric force acts along the line joining between two charges in the form of action reaction pair, in the form of action reaction pair। यानी कहने का मतलब यह है कि जब Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया तो Q2 ने भी Q1 पे क्या लगाया? फोर्स लगाया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। यानी कि कोई बॉडी जब दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाती है तो वो भी बॉडी क्या करती है? इस पे फोर्स लगाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक्शन रिएक्शन देखने को मिल रहा है। जब चार्ज ने एक्शन किया, Q1 चार्ज ने एक्शन किया तो Q2 चार्ज ने उसका क्या कर दिया? रिएक्शन कर दिया। अगर यहाँ देखने को मिले, देखें हम, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की वजह से लग रहा है वो इक्वल है किसके? F21। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन की वजह से क्या हो गए हैं? अलग अलग हो गया है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। अगर मैग्नीट्यूड यहाँ ले लें हम लोग तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। लेकिन डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो -F21, यानी नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि Q1 ने Q2 पे जब फोर्स लगाया तो Q2 ने भी क्या कर दिया? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों का सेम है। जब मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या क्या है? अलग अलग है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या करता है? एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। ठीक है, क्या होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर। अब हम लोग बात करें, ये तो हमारा दूसरा कंसेप्ट हुआ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इस लाइन के अलोंग ही लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये हमारा दूसरा कंसेप्ट है। अब इस फिगर को ध्यान से देखें तो जब इस लाइन के अलोंग लग रहा है, यानी कि इस चार्ज के सेंटर जो होगा और इस चार्ज के सेंटर के होते हुए इस लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा। यानी कह सकते हैं क्या कि कूलम्ब्स लॉ इज ए सेंट्रल फोर्स। क्या कह सकते हैं? कूलम्ब्स लॉ इज ए सेंट्रल फोर्स। कूलम्ब्स लॉ क्या है? हमारा सेंट्रल फोर्स है। क्यों?
क्योंकि दोनों चार्ज लाइन के अलॉन्ग लग रहे हैं और इसके सेंटर के अलॉन्ग ही लग रहे हैं, इसलिए हमारा कूलम्ब्स लॉ क्या हो गया, सेंट्रल फोर्स हो गया। क्या हो गया, सेंट्रल फोर्स हो गया। कूलम्ब्स लॉ क्या हो गया हमारा, सेंट्रल फोर्स हो गया। तो ये हमारे 3 बेसिक पॉइंट हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तीनों पॉइंट को नोट कर लिया आपने। ठीक है, तो हम इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, तो हम आपको इरेज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो इरेज करते हैं इसको। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसके बारे में। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि जो हम दोनों चार्ज ले रहे हैं ना, जो 2 चार्ज ले रहे हैं Q1 और Q2 मस्ट बी एट रेस्ट। Q1 और Q2 चार्ज जो है किस कंडीशन में होने चाहिए, रेस्ट के कंडीशन में होने चाहिए। किस कंडीशन में होना चाहिए, रेस्ट के कंडीशन में होना चाहिए। और एक कंसेप्ट और कहता है कि Q1 और Q2 दोनों पॉइंट चार्ज होने चाहिए। Q1 और Q2 दोनों कैसे चार्ज होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। पहला कंसेप्ट क्या कहता है कि Q1 एंड Q2 मस्ट बी ए पॉइंट चार्ज। कैसे चार्ज होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। और दूसरे कंसेप्ट की बात करें तो क्या कहेंगे कि Q1 एंड Q2 मस्ट बी एट रेस्ट। किस कंडीशन में होने चाहिए, दोनों चार्ज रेस्ट में होने चाहिए। और रेस्ट के साथ साथ दोनों कैसे चार्ज होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। अब तीसरा ये इसमें पॉइंट नोट करें, देखने को मिला कि दोनों चार्जेज के बीच का जो डिस्टेंस है ना r, वो ग्रेटर देन होना चाहिए 10 की पावर -14 मीटर। इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर होना चाहिए 10 की पावर -40 मीटर। अगर इससे कम हुआ तो हमारा कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। यानी r की वैल्यू जो है हमारा ग्रेटर देन 10 के पावर -14 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट कूलम्ब्स लॉ के बारे में। अगर हम लोग बात करें, कूलम्ब्स लॉ जो हमारा मैग्नीट्यूड था वो सेम था, लेकिन दोनों चार्ज के बीच जो लगने वाला डायरेक्शन था वो क्या था, अपोजिट था। इसलिए वो क्या था, एक्शन रिएक्शन पेयर वहाँ देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो इसका क्या कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट तो हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और देन हम कंटिन्यू कल के लेक्चर में करेंगे। यहीं से अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग मन से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।